जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हालांकि ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लेट हो गई है, तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के जो 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों का दोस्तों इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कि जो कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सभी शिफ्टों का दोस्तों एक ही वीडियो में एनालिसिस करेंगे, जिससे क्या है तो आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ आपके तीनों शिफ्टों में कौन कौन से जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा। और आप सभी जानते हो कि मैं इस वीडियो का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर फ्री प्रोवाइड कराता हूँ। तो जिसको भी जिस भी भाई ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यदि फिर भी आप जैसे उस लिंक से चैनल को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने टेलीग्राम पर टीचिंग विद आनंद चौहान सर्च करिएगा, हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, जाके वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर जरूर कंप्लीट देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस भी भाई का एग्ज़ाम 20-21 फरवरी को है, तो वो इस वीडियो के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एसएससी जीडी 2025 की 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के बारे में करेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो इस बार पीडीएफ को जो है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रखा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आया था कि क्षत्रिय नृत्य की स्थापना किसने की थी। तो देखो पिछली बार पिछली जो शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है उनमें से पूछा था क्षत्रिय नृत्य के बारे में, एक बार बिहू बुहांग बिहू के बारे में भी पूछा है। और देखो मैंने आपको बताया भी क्षत्रिय कहाँ का है, तो क्षत्रिय आपका असम का है। क्षत्रिय किस राज्य का है दोस्तों, तो ये असम का है क्षत्रिय नृत्य। लेकिन इसकी जो स्थापना है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। इन्होंने क्या की थी, क्षत्रिय नृत्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब आने वाली शिफ्टों में ये भी पूछा जा सकता है कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित या किस राज्य में प्रचलित है, तो आप बताओगे ये असम में प्रचलित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। हालांकि इसमें क्या स्थापना पूछ ली है। हालांकि सभी को ये तो पता होगा कि क्षत्रिय असम का है, लेकिन कुछ को ये नहीं पता होगा कि स्थापना किसने की है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने इसको गलतियां की हैं। आगे क्वेश्चन आया था आपका कि अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो वो है दोस्तों नई शिक्षा ऋण योजना। कौन सी है, नई शिक्षा ऋण योजना। इसको 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में नई शिक्षा ऋण योजना की घोषणा की, जिसमें घरेलू उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण की पेशकश की गई है और ई वाउचर और 3% ब्याज सब्सिडी से सालाना 1 लाख छात्रों को इसके लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी योजना थी, नई शिक्षा ऋण योजना। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो आपकी जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा, उन सभी योजनाओं को जरूर पढ़ लेना, उनकी थीम जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि वैजयंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। तो देखो वैजयंती माला को 2024 में मिला है। कब मिला है, 2024 में। और ये किसने दिया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया है, वैजयंती माला और चिरंजीवी को। ठीक है, आगे बारे आने वाले शिफ्टों में चिरंजीवी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा का मिला है। तो भाई देखो सबसे ज़्यादा जो शिलालेख मिले हैं वो अशोक के मिले हैं। किसके मिले, सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख जो हैं देखने को मिले हैं, क्योंकि सर्वाधिक शिलालेख अभिलेख जो हैं वो सम्राट अशोक के काल में मिलते हैं। और सम्राट अशोक के बाद जो सर्वाधिक अभिलेख गुप्त हैं वो गुप्त शासक कुमार गुप्त के मिलते हैं। ठीक है, अशोक के बाद मिलते हैं। यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक के बाद किसे मिला है, तो आप अभिलेख गुप्त शासक कुमार गुप्त का नाम बताएंगे। ठीक है, किसका बताएंगे, कुमार गुप्त। सबसे पहले अशोक, इसके बाद कुमार गुप्त का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले हैं। आगे बात करते हैं सरोजनी नायडू। तो देखो सरोजनी नायडू हैं, उन्होंने कौन सी सभा बनाई थी, किस सभा की स्थापना की थी, तो वो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है ये किसने की थी, सरोजनी नायडू ने।
इसमें देखो लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों ये पहली महिला अध्यक्ष भी थी। वे 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष भी रही हैं। ये रही थी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और जब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जब इन्होंने स्थापना की, तो ये महिला सम्मेलन की स्थापक सदस्य तो थी ही, और साल 1930 में वे इस सम्मेलन में चौथी अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू को ही चुना गया था। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू बिहार में संविधान सभा के लिए भी चुनी गई थी, और उन्होंने सभा में राष्ट्रीय ध्वज अपनाने की महत्व पर इन्होंने बात रखी थी। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार। भाई मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल के निहित है, आर्टिकल 14 के निहित है। तो देखो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है, तो अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूँ जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, चाहे वो आपके 20 फरवरी के जिसको एग्जाम हो, या 21 फरवरी को, या 25 फरवरी को। तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ जिससे आपको ये पढ़ के जाने और आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99.99% चांसेस रहेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत मिलने वाले अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो आपका है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, भारत के पूरे देश में आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है, किसी भी पेशे में शामिल होने का अधिकार, और अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये सभी दोस्तों नागरिकों को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक अधिकार आपको और मिलता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना और उनका प्रबंधन करने का ये भी अधिकार है। अगला क्वेश्चन आता है कि लव और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। मैंने आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आपसे अभी तक मैंने जब से 4 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है और जब से मैंने एनालिसिस कराना स्टार्ट किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि हर शिफ्ट में खेल शब्दावली से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जा रहा है। खेल से संबंधित खिलाड़ियों पूछे जा रहे हैं, खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या और प्रमुख खेल शब्दावली, यहाँ से क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो भाई इन चैप्टरों को बिल्कुल 100% श्योर कर लो ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो लव और ड्यूस जो है आपके टेनिस और बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, लव टेनिस में यूज किया जाता है और ड्यू शब्द बैडमिंटन में। टेनिस में जब शून्य अंक आ जाता है तो उसको लव शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर करके बताया जाता है। उसी प्रकार से बैडमिंटन में भी जब शून्य अंक आता है तो उसको भी लव कहा जाता है। और टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40 से 40 हो जाता है तो स्कोर को ड्यूस कहते हैं। और यहीं बैडमिंटन में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 20-20 हो जाता है तो स्कोर को ड्यूस कहा जाता है। अब आने वाली शिफ्टों में एग्जामिनर यदि थोड़ा सा भी डीपली क्वेश्चन यदि पूछता है खेल से संबंधित तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, कि 20-20 को क्या बोलेंगे तो उसको ड्यूस कहते हैं, 40-40 को क्या बोलेंगे उसको टेनिस में ड्यूस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। तो वो हमारा आर्टिकल 262 है। ये आर्टिकल 262 जो है ये जल विवाद से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे हमारे 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो 18 शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट देखो, मैंने अभी बोला ना कि खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खेल शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो खेल से क्वेश्चन आया था लव एंड ड्यूस वाला शब्दावली से, और सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा कि सविता पूनिया किस खेल से संबंधित हैं। और मैं आपसे बोला भी था जस्ट अभी कि खेल से संबंधित खिलाड़ी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो सविता पूनिया किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी टीम की गोलकीपर है, यानी कि हॉकी प्लेयर हैं। तो साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने उप कप्तान के तौर पर भारतीय टीम के चौथे स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, खेल शब्दावली से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो और संबंधित खिलाड़ी भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री का कि लौह युग कब से कब तक था। तो ये 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व दोस्तों ये लौह युग रहा है।
कौन वर्तमान में रक्षा सचिव हैं? तो देखो वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो भाई राजेश कुमार सिंह है। मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कौन क्या 2025 कोई भी वीडियो यूट्यूब पर आ जाए उसको जल्दी से लेटेस्ट वीडियो देख लो, वर्तमान में कौन क्या 2025 आपके आने वाली शिफ्टों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, वर्तमान में कौन क्या 2025 यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई, आपके सामने कोई भी वीडियो आ जाए उसको देख लेना, लेटेस्ट वीडियो। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर किसी न किसी शिफ्ट में बन जाएगा। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। 1872 2011 की जो जनगणना हुई थी 1872 में के नाम से, सॉरी, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, क्योंकि 1872 की जनगणना के नाम से इसे जाना जाता है। और वहीं साल 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, क्योंकि जो जनगणना होती है वो हमेशा 10 वर्ष बाद होती है, हमेशा 10 साल बाद होती है, 10 साल बाद जनगणना होती है। तो जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में जनगणना, और ये 1872 की जनगणना के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि 1872 को ही भारत की पहली जनगणना हुई थी। और आज़ादी के बाद भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, मतलब जब देश आज़ाद हो चुका था, तो आज़ादी के बाद पूछेगा तो 1951 है, ठीक है, आज़ादी के बाद। और यह जनगणना 9 से 28 फरवरी 1951 के बीच हुई थी। साल 1951 के बाद भी सभी जनगणना 1948 के जनगणना के अधिनियम के तहत आयोजित की गई थी। अब यहाँ से आपके 2011 की जनगणना आपको पढ़ के जाना है, और 1872 में हमारी पहली जनगणना हुई थी। आज़ादी के बाद पूछेगा तो 1951 में हमारी पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछ दिया जाए कि आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार बना के, और आपके एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की जरूर संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1872 में भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत का जो वायसराय था पहली जनगणना के समय, तो वो था लॉर्ड मेयो, ठीक है। और 1881 में कौन था? लॉर्ड रिपन। पंचवर्षीय योजना तो मैंने आपको बता ही रखी है कि भाई आपकी 12 पंचवर्षीय योजना है भाई, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है ट्रिक के साथ, तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या? भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना मैंने क्या बताया था, एक पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना आप याद रखो 1951, दूसरी का ऑटोमेटिक निकालोगे 1951 से 5 साल के लिए कर देंगे 1956 हो जाएगा। उसी प्रकार 1956 में भी हम 5 साल के लिए प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1956 में प्लस का 5 कर देंगे 1961 आ गया ना। तो ये डेट आपने ऑटोमेटिक निकाली, बिना याद के, बस पहले वाले को याद रखो, बस बाकी का आप खुद निकाल जाओगे। और मैंने आपको बताया कि जो दूसरी पहली तो हैरोल्ड डोमर पर है, दूसरी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस पर आधारित है ये, उसी मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 है, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। पहली किस पर थी? तो पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना थी जो पहली, वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। किस पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी अब होंगे आपके। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी पहली वाली, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। और आप देखो, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ये आपके किसके सहयोग से बना था? ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई, भिलाई जो लौह इस्पात है ये आपका रूस के सहयोग से बना था। राउरकेला इस्पात ये जर्मनी के सहयोग से बना है। प्राथमिकता भारी उद्योग है। लक्षित दर 4.5%, प्राप्त विकास दर 4.2% है। ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से निर्मित है? तो ब्रिटेन की, ठीक है। भिलाई किससे संबंधित है? रूस से। राउरकेला जर्मनी से। इनको भी याद रख लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि 2020 में भारत की मृत्यु दर कितनी है? तो देखो, शिशु निम्न दर, मृत्यु दर, भाई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भाई शिशु मृत्यु दर, सॉरी, भारत की जो मृत्यु दर है वो 2020 में 7.3% है। कितनी है? 7.3%। कुमुदनी लाखिया किस राज्य से संबंधित है? तो देखो, जो कुमुदनी लाखियाँ हैं ये किस राज्य से संबंधित है? तो कुमुदनी लाखियाँ हैं ये अहमदाबाद, गुजरात से संबंधित है। लेकिन ये है क्या? तो भाई आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात से तो बिलोंग करती हैं, लेकिन है क्या ये? तो ये गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, ठीक है। ये कौन है? कुमुदनी लखिया। कुमुदनी लखिया ये अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, और ये गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। अगला क्वेश्चन साइंस से आया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। भाई ये तो 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई। आप लोगों ने जब 10th क्लास में होंगे या 12th क्लास में होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने इस परिभाषा के बारे में जरूर सुना होगा कि सर ऊर्जा संरक्षण की परिभाषा, हूबहू यही परिभाषा आपको आपके टीचर ने भी लिखाई होगी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो भाई आपके बोर्ड एग्जामों में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी की शिफ्ट में पूछ लिया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
सभी लोगों ने कर लिया होगा भाई। ये तो आगे चलते हैं भाई। देखो ये आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल वाला देखो क्वेश्चन अभी अभी हाल ही की जो शिफ्टें हुई हैं उनमें पूछा गया था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल ने चेन्नई में क्या स्थापित किया। अब देखो इनसे पूछ लिया उसी से रिलेटेड कि उन्होंने स्थापित क्या किया, तो उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन को स्थापित किया। अब देखो उस वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे नृत्य से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम। क्या बताया था? भरतनाट्यम से ये संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी से। लेकिन भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए तो जानी जाती ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अभी हाल ही में कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी इन्होंने स्थापना की है, ठीक है, चेन्नई में। और इन्हें 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो भाई ये तो मैंने आपको बताया भी था। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। अभी तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मैंने आपको बुक सॉल्यूशन में ना बताया हो। आप बुक सॉल्यूशन की जब आप वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ से चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगी। मौलिक कर्तव्यों की जो विशेषता, देखो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो ये रूस के संविधान से लिए गए, तो रूस के संविधान से ये उधार ली गई थी। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसे एफडी को संविधान के भाग 4 ए में और अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में ये किस समिति के द्वारा सिफारिश से जोड़ा गया था, तो आने वाली शिफ्ट याद रखिएगा, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में जब 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। अब यहाँ से बात करते हैं 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची यहाँ पर दी गई होगी। जैसे कि 11 मूल कर्तव्यों की जो सूची है उसमें क्या क्या है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और अनुभागीय विविधताओं से पूरे सद्भाव के समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं पर त्याग करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। ये दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ लेना, बस याद नहीं करना, केवल आपको पढ़ लेना है। एग्जाम में ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद आएंगी आपको। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया करना। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। जो माता पिता या अभिभावक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे से वार्ड जैसा भी मामला हो तो शिक्षा के अवसर प्रदान करने की कोशिश करें भाई। उनसे काम ना करवा के ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करें। अगला पॉइंट है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वह श्री जीतन राम मांझी। कौन है? जीतन राम मांझी, ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, श्री जीतन राम मांझी। अब देखो यहाँ से मैं आपको बात करता हूँ आपके 2024 के मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में, ठीक है। यह इस पर एक नज़र आप लोग जरूर देख लेना। हाल ही में आपके वर्तमान गृह मंत्रालय के कौन है? अमित शाह हैं। राजनाथ सिंह के हैं रक्षा मंत्रालय। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं केमिकल मंत्रालय। डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्रालय। जुएल ओराम जनजाति मंत्रालय। इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये वर्तमान में है आपके 2024 का है ये, ठीक है, ठीक है। और जो भी 2025 का अपडेट हुए हैं उनको भी एक बार देख लेना। HD कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्रालय। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय। जीतन राम मांझी, यही तो क्वेश्चन आया था अभी आपका, जो क्वेश्चन बना था। जीतन राम मांझी कौन है? सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय। किरण रिजिजू अल्पसंख्यक एवं संसदीय, इसको स्टार बना के नोट कर लेना। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। राजीव रंजन सिंह पंचायती मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इस पर स्टार बना लेना भाई। रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं। शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, स्टार बना लेना इस पर भी। रेल मंत्री संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव। हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय।
मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास ऊर्जा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्रालय और डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं खेल मंत्रालय। इस पर भी स्टार बना लेना भाई, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना, आपको 30 मंत्री बताए हैं, इनके सब के जरूर बढ़ के जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे आपका, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया कि हॉर्नबिल उत्सव भाई प्रमुख फेस्टिवल उत्सव में ऐसा पॉइंट तो है नहीं कि जो मैंने आपको ना बताया हो भाई, है ना। तो हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में बताया था भाई। हॉर्नबिल जो महोत्सव ये कहाँ का है, नागालैंड का है। तो देखो इस बार शिफ्ट में 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में साफ साफ यही पूछ लिया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। बात समझ में आ गई। तो मैंने अभी बताया था, हाल ही में लिख कर बताया था। जो मुझसे स्टूडेंट रेगुलर मेरी मुझसे जुड़े हुए हैं और रेगुलर वीडियो को देखते हैं, वही तुरंत बताएंगे कि हाँ सर आपने ये बताया था। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैंने बताया था या नहीं बताया था। देखो अब यहाँ से मैं आपको कुछ प्रसिद्ध राज्य बता रहा हूँ और कुछ प्रसिद्ध त्यौहार हैं जिनको पढ़ के जाना है, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों को एग्जाम है। आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे दशहरा है, उगादी है, डेक्कन महोत्सव, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ब्रह्मोत्सवम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते तो रेहे, अभी देखो बूरी बुट आया था आपको 17 फरवरी को, बूरी बुट आया था, रेहे बूरी बुट, ये रेहे बूरी बुट अभी आपका 17 फरवरी को मैंने बताया था, ये आ चुका है एग्जाम में। कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का। मायोक द्वीप, पोंगटू, लोसार, मुरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव, ठीक है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का। इनको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। असम का अंबुवाची मेला, भोगाली बिहू असम, बैसागु देहिंग पटकाई, ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा बिहार का है भाई, बिहुला बिहू से बिहुला और बीस से बिहार। छत्तीसगढ़ का मांगी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा, गोवा का सनबर्न फेस्टिवल और लादेन और मंडो। ये भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, चाहो तो इसका पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, लेकिन ये आपको सभी पढ़ के जाने हैं जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ से बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में आपकी नवरात्रि और जन्माष्टमी, कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला गुजरात का ही है, तो कच्छ उत्सव भी मनाया जाता है, और उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश में आता है आपका रखदुमनी और गोची महोत्सव। हरियाणा का बैसाखी, जम्मू कश्मीर का हरनौमी, छारी, बहु मेला और दोसमोचे। झारखंड का करम उत्सव, होली, रोहिणी और टूसू। कर्नाटक का आपका मैसूर दशहरा, मैसूर तो कर्नाटक में ही है, वहीं से याद हो जाएगा, उगाड़ी। केरल का है आपका ओणम और विशु महोत्सव। मध्य प्रदेश का आता है आपका लोक रंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो खजुराहो उत्सव हो गया। मेघालय का नोंग क्रेम फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोंग क्रेम फेस्टिवल। और खासी फेस्टिवल, खासी जयंतियाँ, ये मेघालय की जनजातियाँ हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। वांगला साजिब चेरा ओ, ये भी आपकी मेघालय की। महाराष्ट्र में आपका सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा, ये तो बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र का। मणिपुर का युसांग पुरांग चवांग कुट चेरोबा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चापचर कुट महोत्सव, ये मिजोरम का है, ये भी पूछे जा चुके हैं, आने वाली शिफ्टों में पूछे जाएंगे। नागालैंड का तो पूछा ही लिया, हार्नबिल फेस्टिवल होता है, और इसके साथ साथ मोत्सू फेस्टिवल। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, राजा परवा और नुकाहाई, ये दोस्तों उड़ीसा के प्रमुख फेस्टिवल हो गए। पंजाब के तो भाई पता ही है, लोहड़ी है, बैसाखी है आपका। राजस्थान का गणगौर, तीज और बूंदी, बूंदी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। सिक्किम का लोसार है और सागा दावा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु का पोंगल है, थाईपुसा में नट्यांजलि महोत्सव है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तेलंगाना का बोनालू और बथुकम्मा इंपॉर्टेंट, और उगादी महोत्सव। त्रिपुरा का है दोस्तों खर्ची पूजा। भाई त्रिपुरा का क्या है दोस्तों, खर्ची पूजा। भाई पूरा रुपया खर्चा हो गया भाई, पूरा। त्रिपुरा में क्या बन रहा है, रुपया, रुपू बन रहा है ना, पूरा को अपोजिट करो रापू, रापू यानी कि रुपया। भैया पूजा में रुपया खर्चा हो गया, इस ट्रिक से याद रख लो आप लोग, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा याद होगा। उत्तरांचल का गंगा दशहरा चलता है भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो भाई पता ही है, रामनवमी भी है, गंगा महोत्सव लगता है, नवरात्रि है, और खिचड़ी, जिसको खिचड़ाई वगैरह बोलते हैं ना, खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के हो गए आपके प्रमुख, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध नर्तक युगल, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये कौन से राज्य से हैं, तो ये यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1882 में पंडिता रमाबाई के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने की थी। आगे चलते हैं। लाल गुड़ी जयरामन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मैंने आपको बता रखा है, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक
पढ़ के जाओ, क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो लालगुडी जयरामन का संबंध जो है ये वायलिन वादक हैं। क्या है दोस्तों? ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन के सबसे प्रमुख वादक हैं। तो वाद्य यंत्र एवं वादक से क्वेश्चन एग्जामिनर शिफ्टों में पूछ रहा है भाई, वाद्य यंत्र एवं वादक। इसको चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो भाई। मैंने आपको हर एक चीज़ चैप्टर वाइज करा रखा है। प्ले लिस्ट में जाओगे, स्टैटिक जीके की कोई भी वीडियो देख लेना जिसको मैंने चैप्टर वाइज कराया है। तो वाद्य यंत्र एवं वादक वाला एक टॉपिक निकाल लेना, वहाँ से उसको पढ़ लेना, बात खत्म, आपके सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हमारी कंप्लीट होती है। अब यहाँ से 18 फरवरी थर्ड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस की चर्चा करते हैं। ठीक है, कि थर्ड शिफ्ट में आपके कौन से क्वेश्चन बने थे। तो देखो थर्ड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन गया था पुस्तक एवं लेखक से। तो देखो जो आपके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तकों के बारे में भी पढ़ लेना, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में पूछा जाए। और जो आपकी विभिन्न पुस्तक हैं उनके लेखक, जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो ये पुस्तक है ये किसके? युवराज सिंह, ये क्रिकेट प्लेयर हैं, ये इनकी पुस्तक है। और लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी थी? ये तो अरविंद घोष की थी। लेकिन ये पुस्तक उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। असम में वसंत ऋतु और कृषि चक्र की शुरुआत में कौन सा जश्न मनाया जाता है? तो वो बोहाग बिहू या रोगाली बिहू। जब देखो कृषि चक्र आता है, समझ रहे ना, जब फसल बुवाई होती है। कृषि चक्र आने का मतलब जानते हो? जो इसमें लिखा है कि वसंत ऋतु और कृषि चक्र की शुरुआत है, इसको बोलते हैं फसल बुवाई का समय आ गया है, तो उसको कृषि चक्र कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं फसल बुआई का समय, जब फसलों को बोया जाता है, फसल बुआई बोलते हैं। तो जब फसल बोई जाती है तो उस समय असम में रोगाली बिहू या बोहाग बिहू के नाम से वहाँ पर जश्न मनाया जाता है। और जब फसल काटी जाती है वहाँ पर भी आपका एक होता है कोशांग बिहू करके, वो आला नृत्य मनाया जाता है। जो मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, वो आपका फसल कटाई के समय किया जाता है। आगे चलते हैं, 2024 में भारत के चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन हुए हैं? तो देखो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपके जो भारत के जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो हैं ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, और वर्तमान में भी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, इन्हें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, आने वाली शिफ्टों में ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और जो आरपीएफ वाले कांस्टेबल के जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार, नाम याद रख लेना भाई। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन था, शायद इसमें फिर से टाइप हुआ है। अभी मैंने बताया भी था यूएसएसआर, अब रूस के संविधान से उधार ली गई है। ठीक है, वही है आपको जो मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 451 में जोड़ा गया। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है, ये तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। विधानसभा मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है भाई? विधानसभा मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मौर्य वंश, भाई मैंने आपको बताया ना प्रमुख वंश, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश के आकर मगध पर शासन किया था? तो वो था शुंग वंश। कौन था दोस्तों? शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग। भाई शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ये इसी ने तो स्थापना की थी और फिर उसने मगध पर शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग था भाई, शुंग। आगे चलते हैं, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यह भारत का पहले राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। अब आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए कि एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप कहोगे सर बंगाल में की गई थी। कहाँ पर? बंगाल में की गई थी। 2023 में राज्य के झांके को सर्वश्रेष्ठ झांका का खिताब दिया गया है, तो वो है उत्तराखंड राज्य को। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांका अवार्ड दिया गया है? तो झांका का जो खिताब है वो 2023 में उत्तराखंड को दिया गया है। आगे चलते हैं, पंडित रविशंकर किस फिल्म में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्वरलिपि दिया गया था? तो उन्हें गांधी फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए उन्हें दिया गया था। 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के संगीत के लिए पंडित रविशंकर को सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्वरलिपि के जॉर्ज फैटन के साथ ऑस्कर से नवाजा गया था। पथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार और गांधी गोदान, इन भी फिल्मों में इन्होंने दोस्तों है इनका प्रमुख योगदान दिया गया है। अब देखो थर्ड शिफ्ट में उसमें क्या पूछा गया था कि क्षत्रिय नृत्य की स्थापना किसने की थी हैं। और थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो मैंने अभी बताया ना असम से संबंधित है। बताओ, तो वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, बस उसी के आसपास के इलाके से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ना उन्हीं के आसपास से क्वेश्चन बना रहा है।
सुबह पूछ लिया था इन्होंने पहली शिफ्ट में कि सत्रिया की स्थापना किसने की थी, और थर्ड सेट में पूछ लिया कि सत्रिया किस राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है भाई। अब देखो मैं आपको भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य बता रहा हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, और जिस भी भाई का भी एग्जाम नहीं हुआ है वो देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में जरूर फंस जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी एग्जाम है जहाँ से एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। मैं 8 बताऊंगा, जिससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। भारतीय भरतनाट्यम की बात करता हूँ तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, और उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ये तो पूछा ही जा चुका है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, मल्लिका साराभाई, अलामेल वल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, डॉक्टर नर्तकी नटराज, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। बस इतने पढ़ने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो जरूर पूछ लेगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है तो बिरजू महाराज ये तो पूछे जा चुके हैं, पंडित सुंदर प्रसाद, शोभना नारायण, उमा शर्मा, तलच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी, ये कथक नर्तक हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कथकली कहाँ का है दोस्तों, तो कथकली केरल का है। कलामंडलम, गोपी, सदनम कृष्णकुट्टी, कोट्टकल शिवरामन और मार्गी मधु केरल का। ओडिसी उड़ीसा का है तो केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, गुरु पंकज चरणदास, शेरोन लोवेन और मिर्ला बारवी। मणिपुरी मणिपुर का है तो गुरु विपिन सिंह, दर्शन झावेरी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, प्रीति पटेल, नयना और सुवर्णा रंजना। कुचिपुड़ी भाई, कच्चीपुड़ी अंधेरे में खाई आंध्र प्रदेश हो गया भाई। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी, वैजयंती काशी और इंद्राणी रहमान। मोहिनीअट्टम केरल का है तो कलामंडलम छेमवती, सुनंदा नायर, भारती शिवाजी, मैथिल देविका, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन। सत्रिया असम का है तो जतिन गोस्वामी भाई, है ना, अनीता शर्मा, अन्वेषा महंत और मधुस्मति बोरा, ये दोस्तों असम के हैं भाई। इनको जरूर पढ़ लेना, मैंने आपको 8 बताए हैं, 8 पढ़ के जाइएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का मुख्य कारण क्या था, कि जो हर वर्ष अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो उसका जो कारण था वो है देश का विकास। भाई देश के विकास के लिए हम विभिन्न तरह की योजनाएं लाते हैं, है ना, हर वर्ष योजनाएं आपकी आती हैं, तो ये किसके लिए, देश के विकास के लिए। तो देश के संसाधनों को कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर को सुधारना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना, ये अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। 12 पंचवर्षीय योजना है टोटल, इसको भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना PMJRY की शुरुआत कब की गई थी, तो 1993 में शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और यह योजना महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो मेन मकसद था वो था कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपने कारोबार में शुरू करने की मदद करना। ये दोस्तों इनका प्रमुख उद्देश्य रहा था। लगता है इतने ही क्वेश्चन थे भाई। तो ये थे दोस्तों हमारे 18 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो यहाँ से दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो मुझे क्वेश्चंस मिल पाए हैं तो दोस्तों वो मैंने आपके सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने हारी जो भी चीज़ आपको बताई है वो ज़्यादातर विश्लेषण करके ही पूरे एनालिसिस के साथ बताई है। और जिस भी भाई का एग्जाम नहीं हुआ भाई इस वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच कर लेना भाई, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है, और आज जो 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम है होगा इसके दोस्तों मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मैं इसका PDF इसका जो भी स्क्रिप्ट है मैं तैयार कर लेता हूं समय से पहले, तो इसकी वीडियो मैं नाइट तक में अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आपको सुबह मॉर्निंग तक में तो ये वीडियो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और इसका जो PDF है, ठीक है, इसका जो मैं PDF है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, केवल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर आपको मिल सके। तो चलेगा दोस्तों, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, जय भारत।